नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मन्यूज 24/7। कृष्णा सिंडे के साथ न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। पहले चरण में होगा बैयर, परसवाड़ा, वारासिनी में चुनाव। डबल मनी मामले में सभी आरोपी पहुंचे जेल। कोर्ट के बाहर जमाकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन और हत्या के प्रयास के आरोपी को 5 वर्ष की सजा। चुनाव के लिए कांग्रेस कमेटी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री तरुण भानोट को सौंपी बालाघाट की जिम्मेदारी। जिला अस्पताल की नहीं सुधर रही व्यवस्था। खराब पंखों के बीच में रह रहे पोषण पुनर्वास केंद्र में बच्चे और उनके परिजन। नगरपालिका के स्वच्छता सर्वेक्षण मिशन नगरोदय अभियान के बाद भी शहर में मच्छरों के प्रकोप से परेशान है लोग। बीती रात अलग अलग 2 हादसों में जहां ट्रेन की चपेट में आने से दिनेश राउत 30 वर्ष बालाजी नगर कोसमी थाना नवेगांव बालाघाट निवासी की मौत हो गई तथा लालबर्रा रोड ग्राम कनकी में अज्ञात वाहन की ठोकर से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति कैलाश पिता गणपत सोनी 32 वर्ष ग्राम कनकी थाना लालबर्रा निवासी ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनेश राउत बालाजी नगर कोसमी निवासी नल एवं बिजली फिटिंग का काम करता था। 17 मई की रात्रि 10 बजे करीब दिनेश अपने दोस्त के घर गया था और दोस्त से मिलने के बाद जब वो अपने घर गोंदिया रेलवे लाइन से पैदल ही पटरी किनारे आ रहा था तभी गोंदिया से नैनपुर जाने वाली ट्रेन की चपेट में दिनेश आ गया, जो गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना 17 मई की रात्रि 9 बजे करीब कैलाश अपने घर में खाना खाने के बाद गुटखा लेने के लिए दुकान गया था। उसी समय कोई अज्ञात वाहन कैलाश को ठोस मारकर फरार हो गया। अज्ञात वाहन की ठोकर से कैलाश गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह रोड किनारे बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। खबर मिलते ही उसके पिता गणपत सोनी मौके पर पहुंचे और देखे कि कैलाश के दोनों कान से खून निकल रहा था और उसके सर में चोटें आई थी। कैलाश को तुरंत ही जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पास्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी विजय उर्फ छोटू भलावी 21 वर्ष वार्ड नंबर 21 खामटोला थाना भरवेली निवासी को दोषी पाया है। विद्वान अदालत ने इस आरोपी को अलग अलग धाराओं के तहत आजीवन कारावास के अलावा 5 व 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 30,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक आरती कपले ने घटना के संबंध में बताया कि घटना 29 नवंबर 2018 की है। उस समय अभियुक्ति उम्र 15 वर्ष 9 माह की थी, जो घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। पीड़िता के भाई के द्वारा उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना भरवेली में दर्ज कराई गई थी और संदेह व्यक्त किया गया था कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मेरी बहन को बहला फुसला कर कहीं ले जाया गया है। करीब 4 माह बाद जब पुलिस तलाश करते हुए नागपुर के बुट्टीबुरी गई तो वहां पर अभियुक्त विजय के पास से बरामद हुई। क्या है ये प्रकरण? ये 29/11/2018 का है। अभियुक्ति इसमें 15 साल 9 महीने की बालिका थी। वो घर से बिना बताए बाहर चली गई। उसके भाई ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना भरवेली में दर्ज कराई और संदेह व्यक्त किया कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। पुलिस अभियुक्ति की तलाश करती रही और तलाश करते करते नागपुर में अभियुक्त के पास बरामद हुई। पुलिस ने अभियुक्ति को दस्तयाब किया और उसके घर वालों के सुपुर्द कर दिया गया। अभियुक्ति की एमएलसी हुई और उसके बयान दिए गए। अभियुक्ति ने अपने पुलिस कथन न्यायालयीन कथन में बताया था कि अभियुक्त उसे 4 महीने तक नागपुर के कमरे में रखा और उसका शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ बलात्कार कायद करता था। उस दौरान अभियुक्ति 3 महीने से गर्भवती भी थी, जिसका बाद में अनुमति से अबॉर्शन भी कराया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में आई सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त विजय उर्फ छोटू भलावी को सज़ा सुनाई गई, जिसमें धारा 363 भादवी के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड तथा 366 का के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया गया और अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गई।
तिरोड़ी तहसील के अंतर्गत ग्राम भैकेपार में दिनांक 18 मई 2022 को प्रशासन के अमले के द्वारा शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को सख्ती से हटा दिया गया। अतिक्रमण से मुक्त कराई गई इस शासकीय भूमि का मूल्य 16,52,500 रुपए बताया गया है। 18 मई को तहसीलदार तिरोड़ी भगवान दास कुमरे, राजस्व निरीक्षक तिरोड़ी सेवकराम कड़वे, ग्राम कोटवार एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में शासकीय मरगट की भूमि खसरा नंबर 491 रकबा 2.020 हेक्टेयर में से रकबा 1.300 हेक्टेयर में अतिक्रमणकर्ता गोमती प्रसाद शुक्ला का अतिक्रमण हटाया गया। इस अतिक्रमित भूमि का शासकीय गाइडलाइन के अनुसार मूल्य 16,52,500 रुपये है। शासकीय मरगट की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने से ग्रामीण बहुत ही खुश है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित अन्य सामग्रियों के दामों में लगातार बढ़ती जा रही महंगाई ने जहां एक ओर लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, तो वहीं दूसरी ओर अब लगातार बढ़कर आ रहे बिजली बिलों ने भी आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। जहां लगातार बढ़कर आ रहे बिजली बिलों से उपभोक्ताओं में विद्युत विभाग और राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश भी देखा जा रहा है। बुधवार को नगर के वार्ड नंबर 14 स्थित विद्युत कार्यालय में देखने को मिला, जहां वार्ड नंबर 24, वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 25 सहित अन्य वार्डों के नागरिकों ने बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर जमकर हंगामा मचाया। उन्होंने विद्युत विभाग पर अपनी मनमर्जी चलाने और बिना रीडिंग के उपभोक्ताओं को बढ़ाकर बिजली बिल भेजने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान बढ़े हुए बिजली बिल से परेशान उपभोक्ताओं ने बताया कि उन्हें पहले 100 से 150 रुपये तक बिजली बिल आता था, लेकिन अब उन्हें बिना मीटर रीडिंग के ही 1,500 से 2,000 रुपये का बिजली बिल भेजा जा रहा है। बल्कि मेरे घर में उतनी खपत है नहीं और लगभग सबके यहाँ जब आज से 3 साल पहले 4 साल पहले सबके इलेक्ट्रॉनिक मीटर लग चुका है। किसी के यहाँ गोल वाला और चक्री वाला मीटर नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ अभी भी वो चक्री वाला ही मीटर है। इसके पहले मैंने इतने आवेदन किए मीटर बदलने के, लेकिन इन लोगों ने कभी मीटर नहीं बदले। आज मैं आखिरी बार आवेदन देने आया हूँ, इसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई और बिल इसके बाद भी ज्यादा आया, तो फिर मैं सीधे उपभोक्ता फोरम में जाऊँगा कि आप मीटर क्यों नहीं बदलते और अनाप शनाप बिल क्यों आ रहा है जब सबके घर में इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा है। क्या इलेक्ट्रॉनिक है? मेरे यहाँ पुराना चक्री वाला जो कि बंद पड़ा है, तो इसका मतलब आप मन से रीडिंग डाल रहे हो और आई डाल रहे हैं। डाल रहे हो, आप ले जाओ ना अपना। तो अभी इसके पहले जब पटाते हैं पूरा, इसके पहले आया मैं एक एप्लीकेशन लेके, तो बोले हमारे पास मीटर नहीं है, तुम मार्केट से मीटर लो अपना। इसके निवासी क्यों आए थे? मैं बिल की वजह से आया था कि मेरे घर में इस महीने महीने में बहुत ज्यादा बिल आया। मेरे कितना आता था बिल और अभी कितना? मेरे घर में आता था बिल 102, 103 लगभग, फिर मान लो कभी 150 आता था, बस उसके आगे बिल नहीं आता था। तो ये जो यहाँ पर मैंने आया है शिकायत करने आया यहाँ पर, तो यहाँ के जो मैडम है और मैडम लोगों ने मेरे को बोले कि आपकी मीटर रीडिंग जा रही है, जनवरी की दिखा रही है यहाँ पर, जनवरी की दिखा रही है, तो वहाँ पर मार्च की, जनवरी की है, मार्च की नहीं, फरवरी की नहीं है, मार्च की नहीं, अप्रैल यहाँ रीडिंग नहीं है। तो जो बिल दे रहे हैं, जो बिल में जो ये रखा है इसमें मीटर रीडिंग दिखाती है, तो यहाँ पर उनके नेट में मीटर रीडिंग नहीं है यहाँ पर। ये जो बिल दे रहे हैं, लोग अपने हिसाब से लिख के दे रहे हैं बिल। अच्छा, मन मर्जी से अपने मन मर्जी से बिल दे रहे हैं, इतना बिल दे रहे हैं। मैं कहाँ से बेटा 150-200 रुपये रोज कमाने वाला इंसान है, अपना घर चलाओ क्या 12-15 अभी क्या बोले? इन लोगों ने पटाना पड़ेगा बोले कि नहीं? पटाना पड़ेगा बोले। और जो इनका जो कर्मचारी है वार्ड नंबर 24 जो आते हैं कर्मचारी बिल बांटने, वो कभी दारू पी के आता है। एक बार का तो उनने 2021 में नवंबर दिसंबर उनने बिल नहीं। घासबीड़ की भूमि का मत परिवर्तन कर उसे आबादी भूमि घोषित करने और उक्त भूमि पर मकान बनाकर बरसों से निवास करने वाले लोगों को आवासीय पट्टा प्रदान किए जाने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत कायदी और थाने गांव से आए ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बेरोजगारी का हवाला देते हुए उन्हें उक्त भूमि का आवासीय पट्टा देने और उस आवासीय पट्टे पर लोन स्वीकृत कर उन्हें रोजगार के अवसर देकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने की मांग की। उक्त मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि दोनों गांवों में करीब 300 लोग ऐसे हैं जो वर्षों से मकान बनाकर वहां रह रहे हैं, बावजूद इसके कि उन्हें अब तक आवासीय पट्टे प्रदान नहीं किए गए। उस घासबीड़ की जगह पर रहने वाले सभी परिवार के लोग गरीब हैं, जिनके पास रोजगार के कोई साधन नहीं है। हमारी मांग है कि जिस तरह नवेगांव में आयुष मंत्री के द्वारा घासबीड़ की भूमि को आबादी भूमि घोषित कर उसके पट्टे जारी किए गए, उसी तरह इसको भी कर दी जाए। 20/7/2016 से आवेदन लगाए हैं पट्टा बनाने के लिए कि इसका पट्टा बन जाए। वन भूमि दर्ज है पर वो ग्राम पंचायत के अधीन है भूमि। अब बाकी तहसीलदार साहब को समझ आता है कि नहीं पटवारी की पता नहीं।
वो कागज को ऐसी अपनी ढकल मकल कार्रवाई करके और वापस भेज देते हैं। और उससे इनको बहुत, हम सभी गरीबों को बहुत दिक्कत होती है। क्या है, अगर उसका पट्टा प्रमाण पत्र दे दिया जाता है नाम परिवर्तित करके, आवासीय भूमि करके, तो जो बेरोजगार इनके बेटा बेटी है, कोई भी छोटा मोटा सरकारी गैर सरकारी बैंकों से थोड़ा बहुत लोन लेकर के अपना खुद का व्यापार कर सकते हैं। क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा ही बेरोजगारी आ गई है। जब तक से बीजेपी की सरकार आई है, जब से बेरोजगारी खत्म है, और अभी तो दिन के दिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में बहुत इनकी दशा बहुत ही खराब है। हमारी दशा, मैं तो खुद वैसी मजबूरी में हूँ और हमारा भी पट्टा नहीं बना। दूर दराज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए नगर के महाविद्यालयों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को शासन के द्वारा छात्रावास की सुविधा दी जाती है, ताकि विद्यार्थी उन छात्रावास में रहकर अपना अध्ययन कार्य पूर्ण कर सके। वहीं शासन के द्वारा छात्रावास को अनुदान और अतिरिक्त फंड जारी कर छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को रहवासी सुविधा सहित मेस, पुस्तकालय, कोचिंग के अलावा विभिन्न प्रकार की सुविधा भी मुहैया कराई जाती है। लेकिन परीक्षा के इस दौर में छात्रावासों को शासन के द्वारा किसी भी प्रकार की राशि जारी नहीं की गई, जिसके चलते छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले भर में संचालित होने वाले सभी छात्रावासों का यह मामला है, जहां के विद्यार्थियों का भोजन तक नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते विद्यार्थी खुद अपना भोजन बनाने के लिए मजबूर है। जिले के विभिन्न छात्रावासों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को मेस, कोचिंग, नई किताबें सहित विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाने की मांग को लेकर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने परिसंघ के बैनर तले एक ज्ञापन सौंपा है। जिला अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की अच्छी सुविधाएं मिले, इसके लिए शासन के द्वारा सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, लेकिन जिम्मेदार चिकित्सकों की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं आने के कारण जनता को परेशान होना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला बुधवार को जिला अस्पताल के पुनर्वास केंद्र में देखा गया। यहां NRC के पंखे सही नहीं चलने के कारण NRC में महिलाओं एवं उनके बच्चों को गर्मी के कारण परेशान होना पड़ रहा है। महिलाओं का कहना है कि अधिक गर्मी के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, वे रात भर सो नहीं पाते। NRC में होने वाली गर्मी के कारण वे लोग छुट्टी लेने के लिए विवश हो गए हैं। आपको बताया कि जिला पुनर्वास केंद्र में उन बच्चों को भर्ती किया जाता है जिनका आयु के हिसाब से उनकी शारीरिक प्रोग्रेस अच्छी नहीं रहती। ऐसी स्थिति में उन्हें NRC सेंटर में भर्ती कर उनका इलाज किया जाता है। वर्तमान में NRC सेंटर में 1.5 दर्जन से अधिक बच्चे भर्ती है। यहाँ NRC सेंटर के दोनों वार्ड काफ़ी पंखे हैं, जिसमें एक पंखा पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है तथा कुछ पंखे धीमी रफ्तार से चल रहे हैं। साथ में एक कूलर भी है जो गर्मी के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। क्या दिक्कतें हो रही है आप लोग? यहाँ पंखा नहीं चलता, गर्मी लगती, बच्चे नहीं सोते। तो यहाँ शिकायत नहीं की यहाँ के अधिकारियों को? हाँ, मैडम को तो पता है, सर को ही पता है। सर बोलते हैं इधर में जाके बताओ सर। कूलर नहीं है क्या? कूलर कितने हैं अभी यहाँ पर? कूलर कितने लगे हैं? कूलर एक ही है। एक ही कूलर है? वो सही चलता है कि नहीं? कूलर तो सही चलता है सर, लेकिन हवा नहीं लगती। अरे तो या तो कूलर सही नहीं चलता होगा या तो हवा नहीं आ रही होगी उससे। नहीं, कूलर तो एक ही है लेकिन हवा लगती है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ तो हवा हो जाना चाहिए बच्चे के लिए, बच्चे अच्छे सोना चाहिए, आला है यहाँ पर। अच्छा, जैसे आप लोग के बच्चे कुपोषित हैं और यहाँ पे भी यदि व्यवस्थाएं नहीं मिल पाएगी, रात रात भर अगर बच्चे सोएंगे नहीं तो क्या फिर से बीमार पड़ जाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे। इसका वेट मतलब बढ़ नहीं रहा था, तो मुझे आंगनबाड़ी वाले ने बताई कि आप NRC में लेके जाइए, तो आपके बच्चे का वेट बढ़ जाएगा और वहाँ मतलब व्यवस्था है अच्छी। कितने दिन से आए हो आप मेरे लोग? को आज 9वां दिन। बस अभी गर्मी की वजह से नहीं, भीषण गर्मी है और यदि यहाँ के कूलर या फैन काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कैसे रहेंगे आप? मैं तो छुट्टी लेने को तैयार हूँ, लेकिन दे नहीं रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी छुट्टी मिले, मैं घर जाऊँ। अभी आपके बच्चे की तो तबीयत ही ठीक नहीं, फिर कैसे छुट्टी लेंगे फिर आप? तो पंखा सही चल नहीं रहा है, तो बीमार हो जाएगी मेरी बच्ची, तो फिर से और एडमिट करने जा रहा हूँ कि डॉक्टर भी देखते नहीं हैं। इसको सर्दी खांसी हो रही थी सर, मैं लेके गई वो डॉक्टर के पास, पता नहीं कौन सा डॉक्टर है, NRC का इंचार्ज है कि कौन है। अच्छा, तो डॉक्टर आते नहीं क्या यहाँ पे? उन्होंने मेरी बच्ची की फाइल तक नहीं देखा, मेरे बच्ची को छुए भी नहीं, दूर ही थे और बोलने लगे ठीक है नॉर्मल है बोल रहे। तो आप 9 दिन से हैं यहाँ पे और आज तक बच्चे ही नहीं देखे डॉक्टर ने? नहीं, फाइल ले जाते हैं, मैडम जाती है तो डॉक्टर छू के भी नहीं देखते। तो ऐसे में फिर क्या करेंगे आप यहाँ रह के? फिर मैं इसीलिए छुट्टी मांग रही, 3 दिन से मांग रही मैं। तो क्या बोलते हैं? नहीं बोलते, 14 दिन रहना पड़ेगा आपको। अच्छा, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सुविधाएं हैं, लेकिन आप लोग को लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन मतलब जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी डॉक्टर नहीं निभा रहे हैं। मोबाइल पर चर्चा करने पर NRC सेंटर प्रभारी डॉक्टर नीलेजा ने बताया कि NRT सेंटर को 2-4 पंखे का कंडेंसर खराब हो गए हैं। कंडेंसर बुला लिए जाएंगे, जल्द ही पंखों को ठीक कर लिया जाएगा।
जहां तक जिला पुनर्वास केंद्र का राउंड लगाने की बात है तो राउंड तो रोज लगते ही है। एनआरसी सेंटर में स्वस्थ बच्चे रहते हैं। जो भी बच्चा बीमार होता है उनको बच्चा वार्ड में भर्ती कर दिया जाता है और बच्चा वार्ड में हमारा रोज ही राउंड लगता है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग भोपाल के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आम निर्वाचन 2022 के लिए ब्लॉक वार चुनाव करवाए जाने का खाका तैयार कर लिया गया है, जिसके लिए बाकायदा प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें तारीखों का हालांकि ऐलान नहीं किया गया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। 18 मई 2020 की देर शाम को जारी किए गए पत्र के अनुसार वर्ष 2009-10 की भांति आगामी पंचायत चुनाव 3 चरणों में कराए जाएंगे। नवीन परिसीमन 2022 के आधार पर चुनाव करवाए जाएंगे, जिसके लिए आगामी दिनों में तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन चुनाव किस तरह से होंगे उसकी घोषणा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कर दी गई है। बालाघाट जिले के भीतर प्रथम चरण में बैयर, परसवाड़ा, वारासिवनी, खैलांजी में चुनाव होंगे। द्वितीय चरण में लांजी, किरणापुर, कटंगी। इसी प्रकार तृतीय चरण में बालाघाट, लालबर्रा, बिरसा विकासखंड में चुनाव करवाए जाएंगे। आपको बता दें कि जिले के भीतर 690 पंचायत, 11,430 वार्ड पंच, इसी तरह 10 जनपद पंचायतों के 220 जनपद सदस्य और जिले के 27 जिला पंचायत सदस्य के चुनाव होंगे। आपको बताएं कि वर्ष 2021-22 30 स्तरीय पंचायत चुनाव ऐलान के दौरान भी 3 स्तर पर चुनाव करवाए जाने की घोषणा हुई थी। इसी दौरान भी लगभग इसी तरह का चुनाव की प्रक्रिया के लिए विकास खंडों का चयन किया गया था। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 3 चरण का ऐलान होने के बाद अब प्रदेशवासियों के साथ ही जिले वासियों को भी तारीखों का ऐलान का इंतजार है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्गों को आरक्षण दिए जाने के फैसले का राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया है। श्री बिसेन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कोर्ट ने सरकार की मॉडिफिकेशन पर सर्वोच्च फैसला लिया है। जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के जमीनी कार्य और प्रतिवेदन को सर्वोच्च न्यायालय ने महत्व दिया, जो प्रदेश के लिए गर्व और गौरव की बात है। जिसके बाद यहां पाया गया कि मध्य प्रदेश में अब 48% ओबीसी आबादी है। आयोग ने 6 बिंदुओं के आधार पर सिफारिशें की थी। इनमें प्रमुख बिंदु था कि ओबीसी वर्ग को 35% आरक्षण दिया जाए। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिए बिना ही निकाय और पंचायत चुनाव करवाने का आदेश दिया था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संकल्प के अनुसार राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुनः ओबीसी आरक्षण को बहाल किया है। वारासिवनी के कैदी में 10 मई को यशवंत माहुले मौत की अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने की जुगत में वारासिवनी पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, मगर उसे सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही। हालांकि पुलिस ने घटनास्थल से आधा किलोमीटर दूरी पर एक अज्ञात मोटरसाइकिल होंडा शाइन बरामद की है, जिसे उसने अपनी अभिरक्षा में लेकर उसके मालिक की पतासाजी की जा रही है। 10 मई की देर रात्रि में यशवंत माहुले का शव कैदी के आगे निजी ढाबे के पास मिला था, परंतु वर्तमान तक पुलिस हत्या है या दुर्घटना इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रही है। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अभी तक करीब 1 दर्जन संदेहियों से पूछताछ की है, जिसके बयान को लेकर उन्हें छोड़ दिया गया है। सूत्रों की माने तो कुछ और संदेहियों से पूछताछ कर सकती है। थाना प्रभारी कैलाश सोनलेंकी ने बताया कि यशवंत माहुले का शव बरामद करने के बाद से लगातार समस्त पहलुओं पर जांच जारी है। हम हर एंगल से इस मामले की जांच कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व ही हमें घटनास्थल से आधा किलोमीटर दूर एक लावारिस मोटरसाइकिल भी मिली है। कुछ संदेहियों से हमारे द्वारा पूछताछ की गई। फिलहाल यह हत्या है या दुर्घटना है, इसके लिए समस्त कड़ी को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।